तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी जी जान से करना शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है पल पल के जैसा। तो तैयारी भी वैसी करनी है जैसा ज़रूरत है उस पल के जैसा। तो हर साल प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, चेंजिंग इंडस्ट्री है, साथ ही साथ बहुत ही जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो जिसकी वजह से हमें लगातार सीखने की ज़रूरत है और डेली कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद 2-3 दिन जो छुट्टी के बाद हम लोग आज सेशन में जुड़े हैं। आज सेशन का टाइम 9:30 बजे था, लेकिन यहाँ तेज़ बारिश हो रही है, तो लाइट्स अप एंड डाउन होने की वजह से नेटवर्क सही से मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में डिले हुई। तो कोई बात नहीं, इतना देर ही सही, देर के बाद आप लोग सब जुड़े हैं, इसलिए आपका स्वागत है। और तेज़ बारिश हुई है, इससे काफ़ी कुछ राहत है और सभी लोग अपने तैयारी के लिए जुटे हुए हैं, देखिए ना, इसीलिए आने वाले समय में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो जब भी आप कुछ मुस्कुराहट लेना चाहते हैं तो उसके लिए तकलीफ देनी पड़ती है। अच्छा समय लाना चाहता है तो उसके लिए दुःख झेलना पड़ेगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस बीच हमें क्या करना है, वो सामर्थ्य शक्ति हासिल करना है और वो तकनीक कौशल हासिल करना है, ताकि जो खराब समय रहता है या तकलीफ वाला समय रहता है, उसको आप आसानी से, जैसे पतवार चलाने वाला होता है ना, नाव चलाने वाला होता है, उसको पतवार चलाना बहुत अच्छे से आता है मल्हार को, तो वो इस पार से उस पार ले जाता है। और उसी जगह में हमें मिल जाए तो हो सकता है उस तरीके से हम पार नहीं जा पाएँ। तो ठीक तरह से जीवन जो है, कला कौशल सीखने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को भी सीखने की ज़रूरत है और नॉलेज को सरल तरीके से पाने की और ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कम समय में कैसे आप अच्छा चीज़ पा सकते हैं, उसके लिए आप टाइम यूटिलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज़ ए बैंकर होने के नाते आपको बहुत कम समय मिल पाता है और एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है दैनिक जीवन में आपके काम करने के लिए। तो ऐसे में ही फिर सामाजिक जीवन भी है, पारिवारिक जीवन भी है और फिर उसके बाद व्यावसायिक जीवन भी है। तो समय का ज़रा कमी रहता है एज़ ए बैंकर में। तो आज के सेशन में ज़रा चैट बॉक्स में हमारे साथी टाइप कर दें, जो पहली बार सेशन जॉइन किए हैं, तो हम उनका अभिवादन भी कर देंगे। और जो साथी आज पहला सेशन है, वो ज़रा यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि आज से एक नए सीरीज़ ऑफ सेशंस की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पिछले समय 23 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम हुए थे। और जब भी प्रमोशन एग्जाम्स के शुरुआत होती है, जो नए साथी आज जुड़े हुए हैं पहली बार, अ, उन साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी प्रमोशन एग्जाम की शुरुआत आप करते हैं, तो आपने क्या करनी है, रिकॉल क्वेश्चन को स्टडी करना है, रिकॉल क्वेश्चन को पढ़ना है। रिकॉल क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन का पता चलता है, मार्केट का पता चलता है, कैसे क्वेश्चंस आएँगे उनका पता चलता है। और जब भी हम रिकॉल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो गाड़ियाँ देखने जाते हैं। जब आप कोई नया चीज़ करना चाहते हैं, वैसे-वैसे मॉडल्स देखते हैं कि ये चीज़ मैं नया करना चाहता हूँ। घर बनाना चाहते हैं, तो आप कैटलॉग्स वगैरह देखते हैं, है ना? तो ठीक उसी तरह से अगर प्रमोशन एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो आप अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन जो हुए हैं, उनके क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश करिए, जिससे कि एक रूपरेखा बन जाती है और ये आपका ना एक ऐसा मजबूत नींव बना देते हैं, जिसके ऊपर आपकी सफलता की इमारत बनी जानी है। तो आपको अपना बेसिक जो स्टार्ट करना है, वो है रिकॉल क्वेश्चन से। अगर आपके प्रमोशन एग्ज़ाम के आरआरबी का है, तो आरआरबी के जितने भी एग्ज़ामिनेशन 1 से 2 साल में हुए हैं, उनके रिकॉल क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिए। यकीन मानिए आपका 50% तैयारी हो गया। और अगर रिकॉल क्वेश्चंस तैयार कर लिए, तो आपका एक मजबूत जो है, आपकी तैयारी शुरू हो गई है। जैसे लोकेश जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से, पवन जी श्रीवास्तव। सर। हाँ जी, लोकेश जी, क्या अनुभव रहा आपका प्रमोशन एग्ज़ाम का? सर एकदम बढ़िया।
अच्छा रहा। अच्छा रहा। जो मैं जी बात कह रहा हूँ उससे सहमत हैं आप, जो मैं कभी बात कहा कि रिकॉल क्वेश्चन को देख लेने से आपकी एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। जी सर, बराबर एक सहमत है सर उससे। बहुत बढ़िया। पवन श्रीवास्तव जी। सर अच्छा रहा, काफी हेल्पफुल रहा रिकॉर्ड क्वेश्चन। है ना? क्योंकि आपको रिकॉल क्वेश्चन से पूरे पूरे एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू मिल जाता है, और फिर उसके बाद आप तैयारी करने लग जाते हो। रिकॉल क्वेश्चन के अगर एक सवाल भी चर्चा करते हैं तो एक टॉपिक कवर हो जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के जितने भी साथी 23 तारीख को एग्जामिनेशन दिए, चाहे 0 to 1, 1 से 2, सभी साथियों का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। उनका कहना था कि 80% जो है हम लोग पिछले जो समय पढ़े थे वो हूबहू आ गए हैं। बाकी 20% रिकॉल होगा तो क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्वेश्चंस आने चालू हुए हैं। 2 दिन में थोड़ा आप लोग के लिए प्रार्थना करने गया था, तो उसका जो परिणाम है प्रार्थना का आपको मिलेगा परिणाम के समय में। बट लेकिन यहाँ पर जो सवाल अभी कम आए हुए हैं मेरे पास, तो हम लोग आने वाले दिनों में जो साथी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सवाल हमारे पास भेजें, तो हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि उनका तो काम हो गया, लेकिन आने वाले जो साथी प्रमोशन एग्जाम में भाग लेंगे उनको एक दिशा निर्देश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशंस का पहला सवाल। आज हम चर्चा करेंगे स्किल 1 से 2 एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का 23 सितंबर 2023 को है, और ताज़ा, एकदम ताज़ा। अभी 2 दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ। अगर अभी सवाल सारे मिल गए तो हो सकता है अभी अक्टूबर में जिन साथियों का एग्जामिनेशन है हूबहू यही सवाल परोस दिया जाएगा, है ना? तो ये जो हम लोग चर्चा करेंगे 23 सितंबर को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एग्जाम हुआ था स्किल 1 से 2 का। सवालों पे चर्चा करते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल ये देखिए, व्हाट इज द मोरेटोरियम पीरियड फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम्स? तो जरा चैट बॉक्स पे आप लोग जरा टाइप करिए, जो साथी यहाँ पर देखते हैं, अनुज जी, अरूप जी, जो भी साथी यहाँ पर जानते होंगे, यहाँ पर टाइप करिए जरा, मोरेटोरियम पीरियड स्टैंड अप इंडिया का क्या होता है। स्टैंड अप इंडिया जो है उसके मोरेटोरियम पीरियड के बारे में पूछा गया। और जब भी मैं लोन स्कीम्स को मैं बोलता हूँ आप लोगों को तैयार करने के लिए, तो लोन स्कीम में मैं 5 चीज़ें बताता हूँ। लोकेश जी, आपको याद है मैंने कुछ 5 चीज़ें आपको बताई थी, लोन स्कीम में 5 चीज़ें क्या देखनी चाहिए? हेलो पवन जी। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए लोकेश जी। सर, आवाज कट रहा है। हेलो। आवाज़ तो बराबर है भाई, कोई साथी बताओ, मेरी आवाज़ कट रहा है कि सही है? हाँ सही है सर। सर। हाँ सर। तो संदीप जी आप ही बता दीजिए, मैं हमेशा लोन में क्या बोलता हूँ कि 5 चीज़ों को देखनी है। वो कौन सी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें लोन स्कीम में, किसी भी लोन स्कीम में। सर एलिजिबिलिटी, बहुत। क्वांटम, हम्म। और कितना, मार्जिन। मार्जिन। यस सर। फिर उसके बाद रिपेमेंट पीरियड, मोरेटोरियम। रिपेमेंट। यस सर। मोरेटोरियम, और उसके बाद सिक्योरिटी, है ना? जी और उसके बाद कोई स्पेशल फीचर है उसका, जैसे सब्सिडी हो गया, या कोई उसमें डेविएशन है, या कोई उस योजना का कोई स्पेशल फीचर है उसको। तो यहाँ पर देखो, पहला ही सवाल मोरेटोरियम पीरियड के बारे में पूछा गया। तो लोन स्कीम्स को आप देख लो, आपके पास वैरायटी ऑफ लोन स्कीम्स होंगे किसी भी बैंक में, चाहे यूनियन बैंक की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की, उत्तर प्रदेश जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो इनमें क्या है, जितने भी स्कीम्स हैं उनके छोटे छोटे जो 5 पॉइंट है ना, ये एक्सेल में बना लीजिए या डायरी में लिख लीजिए। और इनमें क्या होगा कि ये मोरेटोरियम पीरियड जो है लोन में पूछा गया है, तो 5 चीज़ें जैसे हमारे संदीप जी ने बताया, पहले इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर क्वांटम ऑफ फाइनेंस, फिर मार्जिन, फिर उसके बाद रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी, और उसके बाद सब्सिडी, स्पेशल फीचर्स, या कोई सा कवरेज होता है उसमें, CGTMSE वगैरह, ये सारी। तो साथियों यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने कुछ चैट बॉक्स पे मैं देख पा रहा हूँ, कोई साथी आंसर तो कोई नहीं लिख रहा। एक लिखे हैं, नारायण जी लिखे हैं 18 महीना, 18 महीना। मनोज सेंगर जी लिखे हैं, तन्मय सोहा जी 6 से 18 महीना लिखते हैं, 18 महीना। ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टैंड अप इंडिया जो है एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भारत के
प्रधानमंत्री जी ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो एसटी एससी जो बेनिफिशरीज हैं उनको ना स्ट्रेंथन देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया की पहल की। स्टैंड अप इंडिया में इन दो लोगों को लोन दिया जाता है, एक है एसटी एससी बेनिफिशरी और वुमेन बेनिफिशरी, है ना संदीप जी, सही बोल रहा हूँ? आप लोगों ने जी सर। वीडियो देखा होगा। तो ये मोदी साहब यहाँ आए थे हमारे शहर में आज 9 बजे, हैं। देखिए, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कह लें आज। तो जिस जिस जगह से वो गुजरे उस जगह से बैंक जाने में सब लोगों को देरी हो गया, क्योंकि रास्ता बंद रहता है ना। कोई बात नहीं, चलिए। तो मोदी साहब जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ योजनाएं जो हैं लॉन्च कर जाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की जिसको स्टैंड अप इंडिया कहते हैं, और स्टैंड अप इंडिया के जो बेनिफिशरीज होते हैं वो एसटी एससी और वुमेन बेनिफिशरी होते हैं। उद्देश्य यही है कि जो एसटी एससी जो समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को कम न समझें, अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण हो, उनको सुनिश्चित करने के लिए ये बेनिफिशरी डिसाइड किया गया। अब ये इनके आर्थिक सशक्तिकरण साथ ही साथ रोजगार सृजन, मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और जो आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। ये जो स्टैंड अप इंडिया है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता है, ये उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो मंत्रालय देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखते हैं। और इस योजना को जो है 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये चुनाव का सीजन भी है, तो ये इसलिए इसको जारी किया गया, आगे बढ़ाया गया है। अब इसका उद्देश्य, इस योजना का जो स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है, जो भी एसटी एससी और वुमेन बेनिफिशरीज हैं उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। मतलब उनको इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, या उनको उद्यमशीलता बोलते हैं उनको, मतलब एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उद्योग की तरफ बढ़ावा देने के लिए, ताकि उस उनमें जो है उनमें निर्माण की कैपेसिटी, प्रोडक्शन बढ़े, सर्विसेज बढ़े, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रीनफील्ड जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको वित्त पोषण मिल सके। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव लिया गया स्टैंड अप इंडिया के लिए। साथियों, जब भी हम प्रमोशन एग्जाम के मैं जहां तक डिस्कस करता हूं तो एक सवाल में पूरी स्कीम्स को डिस्कस कर लेता हूं, इसके फीचर्स। तो यहाँ पर इसमें जो स्पेशल फीचर है वो, इसमें मिनिमम जो है 10 लाख का लोन होगा और मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन होगा, इसका फीचर है। दूसरा स्पेशल फीचर ये जो मैंने पहले डिस्कस किया है, जो एस टी एस सी बेनिफिशरीज होंगे, वुमेन बेनिफिशरीज होंगे। तीसरा स्पेशल फीचर है ग्रीन फील्ड, जो इसका एंटरप्रेन्योरशिप को लोन दिया जाएगा इसमें। और अगला जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर एक है कि जो भी अगर मान लीजिए मतलब जिसको नॉन पर्सनल बोलते हैं या कंपनीज हैं, तो वहाँ पर इनकी जो हिस्सेदारी होगी कम से कम 51% होगी। क्योंकि ये जो योजना है ये इंडिविजुअल की भी है और नॉन पर्सनल के लिए भी है। तो इंडिविजुअल में तो 100% होगा, जैसे कोई एस टी एस सी बेनिफिशरी है तो उसका 100% शेयर होगा। लेकिन अगर कंपनी के केस में हो गया तो वहाँ पर ही देखा जाएगा कि जो भी एस टी एस सी बेनिफिशरीज हैं या जो ओनरशिप है महिला उद्यमी का, उनका जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए 51% कम से कम होना चाहिए। दूसरा, इस योजना में जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है मोरेटोरियम पीरियड का। तो मोरेटोरियम पीरियड जो इसका होगा अप टू मैक्सिमम 18 मंथ्स। मैक्सिमम मोरेटोरियम पूछा गया था 18 मंथ्स। ये क्या होता है एक्चुअल में, जब भी प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी होती है। मतलब एक कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट के लिए फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट होता है, फिर वर्किंग कैपिटल दी जाती है, और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हमको समय देना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्थगन अवधि। तो ये उसके प्रोजेक्ट वाइबिलिटी के आधार पर है। अगर रॉ मटेरियल सीधे ला देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मशीनें होती हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट निकलता है, फिर वो सेल होता है। तो उसमें समय लेने के लिए वो मोरेटोरियम दिया जाता है। तो मैक्सिमम रिपेमेंट होगा 7 ईयर्स और मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड होगा 18 मंथ्स। सभी साथी सही हैं, बधाई आपको। और थोड़ी बहुत योजना के बारे में भी आप जान गए। एस टी एस सी बेनिफिशरीज को इसमें मिलेगा, वुमेन बेनिफिशरी को मिलेगा। अगर कंपनी के केस में है तो
51% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और जो परियोजना का मार्जिन मनी होगा कम से कम 10% होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए, मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, 80% से ज़्यादा इनमें महिलाओं को लोन दिया गया है। चलिए, तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। अगला आपके स्क्रीन पर है, ये सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर व्हेन बैंक रिसीव द गवर्नेंसी ऑर्डर एट काउंटर। अगर आप काम कर रहे हैं, मुकेश मनी जी प्लीज प्रोवाइड रिकॉल क्वेश्चन ऑफ SBI 021। जी 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 मुकेश जी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। अभी आप आनंद लीजिए पढ़ने का। सभी जो है अभी लगातार सीजन हम लोग का पढ़ने का शुरू हो गया है ना। बरसात हो जाने के बाद जैसे राहत होती है ना, ठीक उसी तरह हमारी जो है पढ़ाई करने का स्वागत की बारी आ गई है। तो आप लोगों को आने वाले समय में मुस्कुराहट होगा, क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास जगेगा, इतने सारे सवाल डेली चर्चा होंगे ना। सवाल यहाँ पर सीधा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर व्हेन बैंक रिसीव द गारनेसी ऑर्डर एट काउंटर। आप काम कर रहे हैं, काउंटर पे गारनेसी ऑर्डर रिसीव हुआ, तो रिसीव होने पर आपका रिलेशनशिप क्या हुआ, ये बात कही गई है। तो कोई साथी जरा जयप्रकाश जी बता दीजिए। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप पहुंच रही है आप तक? जयप्रकाश जी जी सर। बताइए जरा, समझाइए, आप तो बढ़िया बताए हो। जी सर, इसमें बैंक डेटर होगा और कस्टमर जजमेंटल डेटर होगी। जजमेंट डेटर होगा, ठीक है। तो डेटर क्या होता है जयप्रकाश जी, डेटर क्या होता है? डेटर होता है जो ऋण लिया हो, ऋण लिया हो, है ना। जैसे कस्टमर से पैसा प्राप्त बैंक किया तो बैंक एक तरह से ऋण ही लिया, उसके बदले हम लोग ब्याज पेमेंट करते हैं। ना इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आपने अच्छा प्रयास किया, बोल सकते हैं जिसकी देनदारी हो, मतलब कस्टमर ने हमारे यहाँ पैसा रखा है तो हम हमारी देनदारी है, जब भी कस्टमर जी मांगे हम जी। पैसा देंगे, ये देनदारी है ना। उसको ऋण नहीं ओके सर। कहेंगे, कस्टमर ऋण थोड़ी दिया है, अगर ऋण लेने के लिए एग्रीमेंट वगैरह सब करना पड़ता है ना। चलिए, ओके सर। अब जब ये गारनेसी ऑर्डर बैंक में पहुंचा नहीं था, तब बैंक क्या था? डेटर था। कस्टमर क्या था? गारनेसी ऑर्डर से पहले क्रेडिटर। कस्टमर क्या था? क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर था। वो लेनदार था, मतलब बैंक में पैसा रखा है, लेनदार हो गया, किसी भी समय आएगा, बैंक चालू है और ड्यू कोर्स पर है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, तो बैंक पैसा देना पड़ेगा, देनदारी है। लेकिन जैसे ही गवर्नेंसी ऑर्डर आया तो कस्टमर अभी उसका जो रिलेशन है बदल गया, कस्टमर हो गया जजमेंट डेटर, अब वो क्रेडिटर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बाहर किसी से देनदारी थी जिसको नहीं पटाया, तो कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अब कोर्ट से ऑर्डर आया तो अब जजमेंट डेटर हो गया, मतलब अब न्यायिक देनदार हो गया, मतलब अब उसका जो पैसा है वो उसके लेने का अधिकार खो दिया, उसके खाते में जो पैसा है उसको लेने का अधिकार उसका खत्म हो गया। अब जो अधिकार है वो न्यायालय के लिए है। कहाँ के लिए है? न्यायालय। न्यायालय का देनदार हो गया। और बैंक तो देनदार है ही है, लेकिन बैंक किसका देनदार है? जजमेंट डेटर का देनदार है। तो जजमेंट डेटर कौन है यहाँ पर? कस्टमर है। क्यों? क्योंकि अब उसका पैसा कोर्ट में जाएगा और बैंक जो है कोर्ट को पैसा देगा, कस्टमर को पैसा नहीं देगा, ये रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर व्हेन बैंक रिसीव्ड द गारनेसी ऑर्डर एट काउंटर? बैंक विल बी डेटर, कस्टमर विल बी जजमेंट डेटर। तो बैंक जो है डेटर ऑफ जजमेंट डेटर होगा। बहुत बढ़िया जयप्रकाश जी। चलिए, ये हुई ना बात, अच्छी बात, क्लियर हो गया जयप्रकाश जी आपको? जी सर, बिल्कुल सर। ओके, धर्मराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है धर्मराज जी? अच्छा, माइक ऑन हो गया होगा ऐसी। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी पीरियड्स। वाह, ये हुई ना बात कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए जाते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, वो कितने समय के लिए शाखाओं को प्रिजर्व करने होते हैं एज पर KYC ML गाइडलाइन? ये सवाल है। हाँ जी, अनुज सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनुज जी, ओके।
और कोई नील? यस सर। अच्छा हाँ अनुज जी, आज आज पहला सेशन है आपका? यस सर। अरे वाह, तो बधाई के पात्र हैं आप, अच्छा लग रहा है आपको? जी। इतना आराम से पढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमको ना 365 दिन पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। हालांकि आप लोगों के लिए इतनी सारे मटेरियल आपके मोबाइल ऐप में है कि आपको सफलता है, मतलब स्टाम्प पेपर पे बैंक गारंटी जैसे लिखते हैं ना, वैसा लिख के ले लीजिए। लेकिन फिर भी जितना भी जानकारी हो आपको आराम से पढ़ना होगा, सब कॉन्शियस माइंड तक लेना होगा और उसको समझना होगा। तो यहाँ पर हमारे साथियों ने लिखा, कोई 7 ईयर लिखा है, कोई 5 ईयर लिखा है। तन्मय साया जी, शाह जी ने 5 साल लिखा है। जयप्रकाश, जयप्रकाश जी 7 साल कैसे हो गया? या जी सर। 7 साल है मतलब? दूसरा वाला हम मुझे लग रहा है याद आ गया हमारे दिमाग में सर। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है वो, कोई इसीलिए प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पर पूछा है कि ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टू एफआईयू। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि एज पर केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस हमको क्या क्या रिपोर्टिंग एफआईयू को करनी होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या क्या करनी होती है। पहला तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसको सीटीआर रिपोर्ट कहते हैं। और ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जब भी कोई कैश लेन देन 10 लाख से ज़्यादा करता है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। किसको करनी है? एफआईयू को करनी है। 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल करता है, एफआईयू को करनी है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है तो एफआईयू को करनी है। और काउंटरफिट करेंसी नोट्स हुए हैं, जाली नोट्स हैं, एफआईयू को करनी होती है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, अगर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ है तो उसको 5 ईयर तक प्रिजर्व करना होता है एज पर रिवाइज्ड केवाईसी एएमएल गाइडलाइन। पहले ये 10 साल था, काफ़ी 3 साल पहले 2020-21 में इसको रिकॉर्ड्स को कम किया गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि सबका खाता भाग्य विधाता है ना, है ना। क्या नाम है जयप्रकाश जी, आज हम आप हमारे मॉनिटर हैं, हाँ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल सर। हाँ, तैयार है। हाँ सबका खाता भाग्य विधाता। आप तो घर घर जा जाके खाता खोल दिए हो, सबका रिकॉर्ड रखेंगे तो ब्रांच में जगह ही नहीं बचेगा, फिर तो सब में वाउचर वाउचर ही विराजमान होंगे। जैसे हम लोग गणपति जी विराजमान किए थे ना, वैसे वाउचर जी महाराज की जय, है ना, जय। वाउचर देंगे सब, क्योंकि ग्राहक बढ़ गए। तो इसी चीज को कम करने के लिए वे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरा ये रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन में भी सुधार किया गया है। तो इसलिए ये बदलता समय है, आप जो है सब चीज बदलता रहता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। I found this on the web for paste. Appeal can be made within how many period after receiving the award under new integrated ombudsman schemes 2021? आप सवाल देखते रहिए और टॉपिक लिखते रहिए, कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, उस टॉपिक के वीडियो अवेलेबल हैं, वीडियो देख लीजिएगा। बाकी तो मैं सारा चीज़ पढ़ाने वाला ही हूँ सीरियल वाइज डेली। बट क्या होगा, हम तो यहाँ रात को 8:30 से 10:30 मुलाकात होती है, या अगर मैं रहा तो मेरा ज़्यादातर 10 बजे का सेशन होता है। तो ये सवाल से टॉपिक आप पढ़ते रहिएगा, सभी आपके फिंगर टिप पर है। अगर नहीं अवेलेबल है तो व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ताकि जो मैं वीडियो दूंगा वो अपडेटेड होंगे। आप देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें पुराने वीडियो ना देख लें, लेकिन मुझे मतलब मैं जो डालता हूँ फिर अपडेटेड वीडियो होगा। तो अपील कैन बी मेड विद इन हाउ मेनी पीरियड्स आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड अंडर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021? तो हमारे साथी 30 डेज 30 डेज 30 डेज सभी साथी लिख दिए, बहुत सही बात है, ये तो सही हो जाएगा। अब जयप्रकाश जी बताइए, ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है क्या? इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम क्या है? हाँ जी जयप्रकाश जी, जी सर। अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया गया कि इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स क्या है तो कैसे बताएंगे? सर जानकारी तो है, बोल नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, टूटी फूटी भाषा में जैसे पड़ोसी को समझाते हैं वैसे। हम्म। सर इसके अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल 2006 हम्म। और दो दो है, तीनों को मिक्स करके एक बनाया गया है इंटीग्रेटेड वन। एक ही जगह सारे विभाग का कंप्लेंट डाल सकते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि बैंकों से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत ग्राहक जो है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स में कर सकते हैं।
यदि वो पहले ही लिखित शिकायत बैंक को की हो और शिकायत के जवाब से संतुष्ट न हो या शिकायत को रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो ऐसी ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित और निशुल्क निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक योजना की शुरुआत की 2 नवंबर 2021 में, जिसे एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना को उनका नाम दिया गया। पहले ओम्बुड्समैन स्कीम 3 थी, जो बैंकों के लिए एक ओम्बुड्समैन स्कीम था जिसको बैंकिंग ओम्बुड्समैन कहा जाता था। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए एक ओम्बुड्समैन स्कीम था और एक एनबीएफसी के लिए ओम्बुड्समैन स्कीम था। तो 3 ओम्बुड्समैन स्कीम को मिलाकर वन नेशन वन ओम्बुड्समैन कर दिया गया और उसका नाम एकीकृत ओम्बुड्समैन दिया गया, जिसमें ग्राहकों की शिकायत अगर नहीं निराकरण हो रहा है या ग्राहक अपने शिकायत के निराकरण से संतुष्ट नहीं है, तो आरबीआई में शिकायत कर सकता है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में। इस योजना में क्या होता है, जब भी ये योजना में शिकायत आती है तो बैंकों को या जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको 15 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। अगर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिए तो एक्स पार्टी अवार्ड दे सकते हैं, जिसमें आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 15 दिनों के अंदर जवाब दे दिए कि सर इस समय हम ये कार्रवाई किए हैं, हमारी जवाब ये है, इंटरिम जवाब है, अब हम फाइनल जवाब जो है थोड़ा समय चाहते हैं, तो आपको फिर वो एक्स पार्टी अवार्ड नहीं देगा, आपको समय दे देगा। लेकिन 30 डेज के अंदर आपको जवाब जो है देना है, निराकरण करना है। जैसे ही निराकरण हुआ, अगर ओम्बुड्समैन कोई अवार्ड पास करते हैं, मान लीजिए कोई डिसीजन पास करते हैं, ओम्बुड्समैन जो अवार्ड देते हैं, जो निर्णय देते हैं, उसको अवार्ड कहा जाता है। तो निर्णय देते हैं, निर्णय मिल गया तो उसको अगर सहमत नहीं है तो उसको अपील कर सकते हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब अपील किसको कर सकते हैं जरा बताइए, जरा कोई नया देखा होगा, कोई साथी जो नए देखे होंगे तो बताइए जरा, अपील किसको कर सकते हैं जयप्रकाश जी? इसका अपीलेट अथॉरिटी कौन है? हाँ जी, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये पुराने स्कीम्स में था बैंकिंग ओम्बुड्समैन, अब बदल गया है। अब बताइए जरा। कोई साथी बता पाएगा? Executive Director in charge of the department. हाँ, ये देखो अरूप पाल जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जो आरबीआई को जो है वो अपील होगा। पहले ये डिप्टी गवर्नर था, ठीक है। अभी वो जो अपीलेट अथॉरिटी है मुंबई में बैठते हैं, ठीक। ये शैलेश जी ने भी अच्छा बताया। और पहले वाले स्कीम्स में डिप्टी गवर्नर था, ओके। थोड़ा इसमें एक बदलाव ये भी किया गया है कि जो बैंक में जो अपील की जाती है, बैंक के द्वारा अपील की जाती है, वो भी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से वेटिंग के बाद या उनके एक्सेप्टेंस के बाद की जाती है। तो समझ लीजिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अगर कंप्लेंट आते हैं तो आपको समय पर रिप्लाई देना है और प्रॉपर रेजोल्यूशन करना है। और कोशिश करिए कि वहां पर जाना ही नहीं पड़े, कस्टमर को चाय पानी समोसा बिस्किट खिला के, भैया एक थाली बढ़िया बढ़िया क्या पनीर की सब्जी दाल मखनी और क्या क्या खाना खिला के बढ़िया उसको सेटिस्फाई करके दे दीजिए, भैया ये लो सेटिस्फेक्शन लिखो, रैंकिंग करो, कितना रैंक देते हो आप हमारी शाखा में आए। हाँ जी, जैसे पराग थलाल जी आ गए। पराग जी कैसे हैं? सब ठीक बा? हाँ, आवाज नहीं आ रही है ना। पराग जी देखो कौन सा जगह से हैं। पराग जी कहाँ से हो? हाँ, ये भी अंधेरे में ही है। हाँ पराग जी, आवाज आ रही है मेरी? वाह, ये तो खाना खा के बढ़िया टहलने निकले हैं पराग जी, हैं? ये सही है यार, हैं? हमें भी बुला लेते। आवाज नहीं आ रही, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि कस्टमर को बढ़िया सा आप खाना वाना खिला के उसका कंप्लेंट भाई ombudsman तक जाए नहीं, रिजॉल्व कर दो। आखिरी में क्या होगा कि अगर आप रिजॉल्व नहीं किए ब्रांच में तो भी तो आप ही को करना है ना जयप्रकाश जी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी सर, आ रही है। आप बताओ, एक बात बताओ, जो कस्टमर का कंप्लेंट अगर आरबीआई से भी आया है तो भी तो आप ही को रिजॉल्व करना है वापस, तो है ना? तो आप कहीं भी तो ब्रांच से ही करना होगा। ब्रांच से ही करना है, तो पहले ही अंतिम। करना है। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ लें कैसे रिजॉल्व होगा, हम बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं साल भर में, मतलब अभी 2020 में
1946 कंप्लेंट रिजॉल्व हुए थे, 2021-22 में 1600 और अभी 750 हो चुके हैं। तो रिजोल्यूशन है विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी। हमारे यहाँ सर ग्रामीण बैंक में ये नौबत ही नहीं आती है। कैसे? खिला पिला के जैसा आप बोले ना, मैनेज कर लेते हैं अरे वाह, पहले ही। ये सब भी तो आम अपने लोग हैं, अपने लोग गाँव। हैं। हाँ, दादा बिल्कुल। काका आना बैठना काका का बस बस बस। कौन सा बैंक है जयप्रकाश जी आपका? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया कर लिया अब तो है। जी चलो, सर। ये अच्छा बात, खिला पिला के हम आ रहे हैं, खिला कैसे इस खिलाते पर हैं। आ, इस बार आप ही पर ही निर्भर हम लोग हैं सर, प्रमोशन लेने के लिए। हम पर निर्भर नहीं है, आपको ए- आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर, लेकिन आपके साथ है। दो। आपको आपके ऊपर निर्भर करके मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है, चलिए। जेपी जी माहिर आदमी है बोलना, वाह, ये हुई ना बात, देखो आपकी तारीफ भी हो रही है। तो इन सबको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा आपको, जैसे कस्टमर को खिलाते हो। बिल्कुल सर। तो अपील जो है तैयार। 30 दिनों में की जा सकती है, ये सवाल के लिए ठीक है, हालांकि अपील की नौबत अभी नहीं आती है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज अंडर DICGC डिपॉजिट स्कीम्स फॉर बैंक? यस, डिपॉजिट स्कीम्स में मैक्सिमम कवरेज कितना होता है? तन्मय सोया जी ने बता दिया, दीपक जी ने भी बता दिया, और साथी लोग क्या कहते हैं जरा बताइए। कि जब भी डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज में बदलाव किया गया है। पहले ये 1 लाख रुपए था, तो अभी जो DICGC में बदलाव किए गए हैं उसमें, जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कहा जाता है, उसको एक बड़ा काम दिया गया है कि बैंकों में जितने भी पब्लिक के डिपॉजिट्स होते हैं उन डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस करने की जिम्मेदारी दी। और इसमें क्या होता है कि अगर देखेंगे तो ये जितने भी बैंक हैं उनके डिपॉजिट्स को सिक्योर करते हैं, और ये DICGC में पर डिपॉजिटर पर बैंक, जैसे कि हमारे सभी साथियों ने यहाँ कहा है, वो है 5 लाख इसका कवरेज है, 5 lakhs पर डिपॉजिटर पर बैंक। अब ये इसका प्रीमियम कौन पे करता है जयप्रकाश जी? इसका प्रीमियम कौन पे करता है? बैंक सर। बैंक। और और पर उसकी 100 पे फ्रीक्वेंसी क्या 12 है? पैसा। पर फ्रीक्वेंसी 100 क्या पे है? 12 पैसा ईयरली। ओके, पेमेंट इसका हाफ ईयरली किया जाता है सर। आप ये लिखे जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्लेम आया तो कितने दिनों में सेटल करना है? मान लीजिए कोई बैंक डूब 60 गया। विथ इन 60 डे। 2 महीने में। 60 days है ना? तो जी सर। देखिए, एक छोटे सवाल से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि DICGC जो है, अब इसमें 5 लाख का कवरेज होता है पर डिपॉजिटर पर बैंक, 12 रुपए का प्रीमियम होता है प्रति सैकड़ा। पहले 10 रुपए था, बढ़ा दिया है शाह जी, है ना? बढ़ा दिया है, पहले 10 रुपए था। अब फिर उसके बाद जो है आपका, इसमें अगर कोई क्लेम आता है, अगर बैंक कोलैप्स कर जाते हैं या लिक्विडेट हो जाता है, तो उसको 60 डेज में सेटल करना होता है। ठीक है, तो आज के मॉनिटर हैं जयप्रकाश, वो जो बोलेंगे मानना पड़ेगा, सही है ना? चलिए, ओके। हु कैन नॉट बी ए नॉमिनी? निम्नलिखित में से कौन नॉमिनी नहीं हो सकता है? ये बात कही गई, इंडिविजुअल, माइनर, HUF, नन। बताइए जरा, इसमें से माइनर कौन नॉमिनी नहीं होगा? हु कैन नॉट बी ए नॉमिनी, ये सवाल चर्चा कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्केल 1 से 2 अभी 2 दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ 23 तारीख को, उसके सवाल डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, आपने क्या है, इनमें से जितने भी सवाल हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि सभी जान रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे कुछ साथियों ने जो रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन का 7 ईयर लिख दिया, या चूकवश कुछ हड़बड़ी में गलती हो जाती है, वही 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट ही आपको मेरिट में ले जाएगा। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करके अपने जो Recently is a studio album by the American. हमारे जो निर्णय लेने की शक्ति है उसको स्ट्रांग बनाते हैं। तो हु कैन नॉट बी ए नॉमिनी, निम्नलिखित में से कौन नॉमिनी नहीं हो सकता? ये होता है HUF नॉमिनी नहीं होगा, जैसे हमारे साथियों ने कहा। इंडिविजुअल नॉमिनी हो सकता है, माइनर नॉमिनी हो सकता है, लेकिन माइनर नॉमिनी अगर है तो एक एडिशनल चीज देनी पड़ती है कि ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एक मेजर का नाम देना पड़ता है, जो
अगर कोई डेथ वगैरह हो गया तो उसको पैसा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। गार्जियन नहीं नारायण जी, गार्जियन नहीं, कोई भी मेजर का, ठीक है, यहाँ पर गार्जियन का नहीं है। गार्जियन का रोल तो माइनर का अकाउंट खोलते समय आता है ना। जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी माइनर रखता है तो उस केस में किसी मेजर का नाम देना होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर वो पैसा को एक्सेप्ट करेगा। तो आप नॉर्मली हम गार्जियन को लाते हैं, है ना, क्योंकि उसका बच्चा है, दूसरा मेजर लाएंगे तो उसका क्या भरोसा। लेकिन पॉलिसी में ऑन बिहाफ ऑफ मेजर लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो यहाँ पर एचयूएफ हो गया। ट्रस्ट भी नॉमिनी न बन सकता है न कर सकता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल बहुत ही शानदार है। व्हाट इज द करेंट सीआरआर इंटरेस्ट एज पर द लेटेस्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। सीआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बैंकें जो रेगुलेटेड एंटिटीज बैंक्स होते हैं तो इनको रिजर्व बैंक एक्ट के तहत सीआरआर मेंटेन करना होता है। मतलब जो भी डिपॉजिट्स होंगे उसका कुछ परसेंटेज जो है रिजर्व रेशियो के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, नगद रोकड़ा में, है ना। तो वो परसेंटेज कितना है। तो जैसे कि आप लोग भी जैसे सैलरी मिलती है ना, अभी सैलरी मिलेगी तो कुछ नगद घर में रखते हो ना, है ना। तो है ना अनुज जी बोल रहे हैं हाँ सर रखते तो हैं, लेकिन अभी मिली कहाँ है, अभी जब मिलेगी तब रखेंगे। ठीक है, जब मिलेगी तो नया नोट लेके आना, रखे रहना, उसको बोलना सीआरआर। ये सीआरआर है भैया, कैश रिजर्व रेशियो, घर में लक्ष्मी माता जी के पास रख देने का है। तो मिल गया बोल रहे हैं जलद जी, वाह। कौन सा बैंक है जी। मेरा खाता भाग्य विधाता। व्हाट इज द करेंट यूबीजीबी, सीआरआर। हाँ जी, यूबीजीबी सर है, उत्तर बिहार मिल गया है। अरे सब जलवा है फिर तो, है सही बात है। चलिए 25 सितंबर में 25 तारीख भी रहता है ना, 25 तारीख का डेट रहता है आपके सॉफ्टवेयर में। चलिए व्हाट इज द करेंट सीआरआर इंटरेस्ट रेट एज पर द लेटेस्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लेटेस्ट 2 महीने में होती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, जहां पर जो पॉलिसी रेट्स हैं उन पे नीति निर्धारण होती है और देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जो ऋण प्रकरण है या पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी नीति निर्धारण की जाती है। मार्केट में क्या पैसा है, कितना देना है, कितना लेना है, इसके आधार पर रेट डिसाइड होते हैं। तो ये कंट्रोल रखने के लिए सीआरआर जो है रेट इंटरेस्ट है वो आप सभी जान रहे हैं। अभी जैसे लिखा है आपने 4.50% इसका सही रेट है। एसएलआर कोई टाइप कर दीजिए, एसएलआर अभी लास्ट दिन में हम लोग एसएलआर वगैरह भी लिखे थे। एसएलआर का जो परसेंटेज है वो है 18% है। तो यहाँ पर सीआरआर पूछा गया था और सीआरआर का एक्ट भी बता दीजिए कौन से सेक्शन कौन से एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है। सीआरआर की, सीआरआर का चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। अंडर सेक्शन 42 आप आरबीआई एक्ट 1934 में इसकी व्याख्या की गई है। चलिए तो यहाँ पर ये 4.50 जो ग्रीन दिख रहा है वो सही आंसर है। जब पीडीएफ से अपलोड करेंगे तो आप ग्रीन जहाँ पर होगा वो आंसर से होगा उसका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल जरा पढ़िए जयप्रकाश जी, सवाल पढ़िए जरा, क्या लिखा है देखिए। If PAN card is not submitted by the customer, then the rate of TDS will be 20%. वाह, अगर कोई ग्राहक डिपॉजिट किया है आपके यहाँ और उसमें इंटरेस्ट इनकम हो रहा है और उसने पैन कार्ड नहीं दिया तो कितना टीडीएस काटेंगे एज पर इनकम टैक्स रूल। तो हमारे जयप्रकाश जी बोले धुर्रा उड़ा देंगे सर। धुर्रा उड़ा देंगे मतलब ऐसा इनकम टैक्स पॉलिसी में कहा गया, मतलब मैक्सिमम टैक्स काट देंगे, है ना, उसका मतलब है मैक्सिमम टैक्स काट देंगे। तो 5%, 10%, 20%, 30%। तो यहाँ पर सभी साथी इसमें सही कर दिए होंगे, क्योंकि जब भी पैन कार्ड सबमिटेड नहीं है तो वहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और वो थ्रेशोल्ड जो इंटरेस्ट है वो 20% है। 20% काट दिया जाता है। इसको पेनल्टी के तहत भी कि जब आप इतना इनकम कर रहे हो सब कर रहे हो तो पैन कार्ड क्यों नहीं किया, मतलब आप नियमों की अवहेलना कर रहे हो इसलिए आप दंड दो, है ना, दंड दो, इसलिए आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा। अगर आप पैन कार्ड देते तो आपको जो 10% कटता, लेकिन आपका ये 20% कटेगा, या जो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट है टैक्स की वो कटती टीडीएस की।
क्योंकि टीडीएस का अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अगर रेंट ऑन प्रीमाइसेस है तो 10% कटता है, रेंट ऑन मशीनरीज है तो 2% कटता है। अलग अलग जगह है टीडीएस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर एक कॉमन जो ज़्यादातर पूछा जाता है यही कि पैन कार्ड अगर सबमिट नहीं किएगा, अभी 23 तारीख को पूछा गया, देखिए पैन कार्ड नहीं दिया ग्राहक ने तो कितना टीडीएस कटेगा, 20%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिप्लाई इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन विद इन हाउ मेनी डेज अंडर द आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव होती है तो उसका रिप्लाई कितने दिनों में देनी चाहिए? 48 घंटे में, 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में। तो जब भी कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आपको अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव होता है तो एप्लीकेशन रिसीव होते ही सभी बैंकों में एक सीपीआईओ हैं जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उनका रिप्लाई देना होता है। अगर शाखा में आपको आरटीआई एप्लीकेशन मिला तो आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब आप लोग नहीं बना सकते, क्योंकि बैंक ने सभी के लिए एक रीजन में सीपीआईओ रखा है, रीजनल हेड सीपीआईओ होते हैं। और आजकल असिस्टेंट सीपीआईओ इंट्रोड्यूस किया है, जब लेटेस्ट आरटीआई के जो सेशंस होंगे उसमें हम लोग बताएंगे लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या हुआ है। तो उसमें ये कहा है कि जहाँ पर जैसे रीजनल ऑफिस दूर है तो जिले का कोई मेन ब्रांच का उसको असिस्टेंट सीपीआईओ कर दिया गया है, या अगर कोई ब्रांच है तो उसको ब्रांच को भी सीपीआई असिस्टेंट सीपीआईओ बना देगा। यहाँ पर अगर आरटीआई एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो इसका जवाब जो है 30 डेज में देना होता है, लेकिन लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर जो है जिंदगी से या अपने जो आधारभूत आज़ादी से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर 48 आवर्स में जो है जवाब देना होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है तो 30 डेज में। अगला सवाल, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म? व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म? तो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें गीता जी बताएंगे। गीता जी, पार्टनर joined and several. जॉइंट एंड सेवरल। तो जैसे गीता जी हैं ना, अभी कितना अच्छा बता दिया ना, बहुत इंटेलिजेंट हैं गीता जी, है ना। कहाँ से हैं गीता जी, आप बताइए तो। तमिलनाडु, हैदराबाद, कहाँ से हैं? No, sir, from Kerala. ओहो, केरला। तो हम तो उधर Yes, sir. अच्छी जगह है, आप तो घूमने में टूरिस्ट आते हैं काफ़ी आपके यहाँ, है ना। Yes, sir. तो केरला घुमाएंगे। आप पहले प्रमोशन हो जाइए, फिर जब आप फ्री हो जाएंगे तो केरला आएंगे। वहाँ फिर कौन सी जगह है, क्या बोलते हैं, एपी, क्या कौन सी जगह है सबसे लोग ज़्यादा जाते हैं जहाँ बोट अवेलेबल होते हैं? Okay, sir. I mean, nearby Sabarimala temple है ना, हाँ हाँ। पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट. नहीं, एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। No, sir, that is a temple, Sabarimala temple है. Then tourist Kerala beach है. ओके। और बाकी तो वैसे सभी जगह आपके यहाँ है ना। मुनार, मुनार भी वही है क्या? मुन्नार है सर, हाँ, टूरिस्ट प्लेस है. वायनाड। Yes, sir. और एक याद नहीं आ रहा है मेरे को, जहाँ पर बोट हाउस चलता है, जगह है। कुमरगम. अच्छा, कुमरकॉम, Yes, sir. बोट हाउस चलता है ना। और एप्पी क्या बोलते हैं, ना क्या है। अच्छा. अ, बाकी तो सभी तो है ही है आपका, नेशनल बीच वगैरह। चलिए बढ़िया है। तो आपने ये अच्छा बता दिया कि लाइबिलिटी जो है जॉइंटली एंड सेवरल होगा। मैं उदाहरण के तौर पर इसको ऐसे बताता हूँ। पार्टनरशिप जो होता है, क्या होता है गीता जी, पार्टनरशिप बताइए तो। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म्स का? पार्टनरशिप में so many members are included. हाँ, मतलब जैसे मैं पार्टनरशिप को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक साझेदारी फॉर्म होता है ना, दो, कम से कम दो व्यक्ति मिलकर एक व्यवसाय शुरू करने की बात करते हैं, और उस व्यवसाय को शुरू करने और उसको चलाने के लिए एक समझौता करते हैं जिसको एग्रीमेंट कहते हैं। और
इसी को ही पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों मिलके एक साथ जो है एक व्यवसाय शुरू करेंगे और उस व्यवसाय को चलाएंगे, उस व्यवसाय के लिए कुछ समझौता करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के आधार पर वो उसमें भाग लेते हैं। तो ये जो साझेदार हैं उनको पार्टनर कहते हैं, ठीक है। और इस फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए और उससे अधिक व्यक्ति होते हैं, नियम शर्त होते हैं। पार्टनरशिप फर्म का जब सेशंस होगा तो हम डिटेल बताएंगे कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है ना। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक बात ये ज्यादातर सवाल पूछा जाता है जो स्क्रीन पर यहाँ पर है कि पार्टनरशिप फर्म में जो इसमें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है। तो एक बात बता रहा हूँ, जैसे हम लोग आप और हम मिलके एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे एक साथी तन्मय सोहा जी घूम के आए, एलएपी कह रहे हैं, है ना, एलएपी। हाँ, ये याद नहीं आ रहा था मेरे को, एलएपी। तो पार्टनरशिप फर्म आप और हम एक मान लीजिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब हम दोनों जो हैं आप और हम मिलके एक समझौता किए हैं कि मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ोगे और इसमें एक रिजल्ट निकलेगा सफल। अब इसमें लाइबिलिटी पूछा गया तो इसमें बोलते हैं जॉइंटली एंड सेवरल। जॉइंटली एंड सेवरल का मतलब क्या है, एक पार्टनर दूसरे को लाइबल बना देता है और अनंत लाइबल बना देगा। मतलब मैं अगर कुछ गलती करूंगा तो आप सब गलत कर दोगे, है ना गीता जी, गलत कर देंगे ना, बताइए। Yes, sir. हाँ, तो ये पार्टनर जो होगा ना वो जॉइंटली एंड सेवरल होता है। एक पार्टनर जो गलती करेगा दूसरे को लाइबल बना देगा, दूसरा कुछ करेगा तो इसको लाइबल बना देगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा जॉइंटली एंड सेवरल। जॉइंटली एंड सेवरल। तो हम क्या करते हैं, भगवान के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो जब 2 आदमी चाहिए, एक आप हैं और एक भगवान है, गॉड, उसके साथ पार्टनरशिप कर दिए। पार्टनरशिप करने से होगा क्या, हमारे कुछ एक्शन से कुछ होगा तो वो लायबल हो जाएंगे, अगर वो कुछ करेंगे तो हम लायबल हो जाएंगे। मतलब वो तो गलत करेंगे ही नहीं, वो सही करेंगे तो हमको सफलता मिल ही जाएगा। इसलिए भगवान के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनके साथ हम समय गुजारते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप फर्म का एक सवाल है, बातचीत करते करते आपको समझा दिया। चलिए अगला सवाल, विच इज द लाइबिलिटी आइटम इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आइटम क्या क्या है, एडवांसेस, फिक्स एसेट, डिपॉजिट, कैश इन हैंड। तो बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक लाइबिलिटी होता है, एक एसेट्स होता है। लाइबिलिटी और एसेट्स का जो एक पर्टिकुलर डेट पर स्टेटमेंट होता है वो बैलेंस शीट कहलाता है। तो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं और बैलेंस शीट के आइटम्स में बैलेंस शीट कोड्स होते हैं और उस कोड्स के आधार पर हम जो है चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि ये जो दिख रहे हैं ये एक लाइबिलिटी का हिस्सा है कि इनमें से कौन सा लाइबिलिटी का हिस्सा है। तो लाइबिलिटी और एसेट्स को समझने के लिए सरल तरीका ये है, आने वाला पैसा एसेट्स होगा, जाने वाला पैसा लाइबिलिटी होगा। तो अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट आप यहाँ पर बैंक का बैलेंस शीट ले लीजिए और एक एक ऑप्शन पे चर्चा कीजिए। जैसे संदीप जी यहाँ बोल रहे हैं, संदीप जी बढ़िया है ना, आवाज आ रही है, तो बढ़िया कर रहे हैं संदीप जी। हैं संदीप जी, कौन सा बैंक से हैं आप संदीप जी? एमसीजीबी सर, मध्य प्रदेश ग्रामीण। अरे वाह, तो थोड़ा आराम से आप साथ दे रहे हैं ना, बढ़िया है ना। तो संदीप जी, ये एडवांसेस जो है वो आने वाला पैसा है कि जाने वाला पैसा है बैंक के दृष्टिकोण से? तो आएगा पैसा अपने पास में। अभी आपके पास नहीं है, आपने जी किसान को दे के रखा है 50,000 का केसीसी, भैया तेरा फसल आ जाए तब देना, ठीक है संदीप जी, बराबर है। तो अभी जी वो जब फसल आएगी तो हमारे पास आएगा, तो ये क्या हो गया, आने वाला पैसा एडवांस एसेट होता है, जाने वाला पैसा लायबिलिटी। तो एडवांसेस मतलब आने वाला पैसा। अब फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या है, आपने पैसा लगा दिया है घर बनाने में, आपने पैसा लगा दिया है चेयर में, आपने पैसा लगा दिया कस्टमर को बैठने के लिए चेयर, आपने पैसा लगा दिया पानी पीने के लिए, आपने पैसा लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आपने पैसा लगा दिया सीसीटीवी में, आपने पैसा लगा दिया, ये सब फिक्स एसेट में पैसा लगा दिया। अब बताओ, ये सब लगाने से आपको बिजनेस मिलेगा, प्रॉफिट आएगा क्योंकि वो जरूरत है, तो ये इससे इनकम आएगा, इससे चीजें आएंगी, इसलिए ये भी एसेट का हिस्सा होगा। अब डिपॉजिट, पब्लिक आपको डिपॉजिट किए तो ये आने वाला पैसा है कि जाने वाला पैसा? जाने वाला पैसा, जब पब्लिक मांगेगा तो देंगे, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये
होगा डिपॉजिट्स होगा, ये होगा डिपॉजिट्स। कैश इन हैंड है, अभी आपके पास कैश इन हैंड जो है वो डेबिट में रहता है, ये आने वाला पैसा है ना, उसको कैश इन हैंड को डुअल ऑपरेशन में करते हैं। किसी दिन आपको सिखा दूंगा सरल तरीके से, आपको डुअल एंट्री उसके सीख जाएंगे अकाउंटेंसी में, अभी सेशंस भी आने वाले दिनों में है। तो लाइबिलिटी का हिस्सा है डिपॉजिट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िए, जरा संदीप जी सवाल पढ़िए, तो आप तो एग्जाम दे के आए हो अभी। आर्म गार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर कैश रेमिटेंस फॉर एवर विच अमाउंट। तो ये ऐसा ही सवाल था कि और कुछ दूसरा था? सर इसमें ये आया था कि कितने अमाउंट में दो ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। दो ये आया ऑफिसर, था। दो स्टाफ, क्लर्क और ऑफिसर, दो स्टाफ, हाँ, दो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। यस सर। वो भी 20 लाख है। 20 लाख तक बोलता है कि एक ऑफिस एक स्टाफ से भी कम चल जाएगा, है ना। जी। और आपका पॉलिसी एक बार देख लीजिएगा, वही 20 लाख है ना। और जो आर्म गार्ड भी 20 लाख से ऊपर चाहिए, 50 लाख तक एक आर्म गार्ड। 50 लाख से कितना चाहिए संदीप जी? 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक दो गार्ड। 2 गार्ड। अरे वाह, तो आपको एक चॉकलेट देता हूँ, ये चॉकलेट दिख रहा है आपको? जी सर, बहुत छोटा है। छोटा है चॉकलेट, बड़ा कर देते हैं अभी, ये देखिए, अब देखो दिख रहा है बड़ा। यस सर, हाँ। क्या चॉकलेट बताओ? मेलोडी। तो ये चॉकलेट मेलोडी, है, यस। ठीक है। तो 1 चॉकलेट तेरा, 2 चॉकलेट मेरा, ऐसा रहता है ना, कोई ऐड आता है ना अक्षय कुमार का, हेरा फेरी। तो हेरा फेरी कर दी हमने, ये चॉकलेट दिखा के हम खा लेंगे, ठीक। तो जी सर। यहाँ पर आपका सही जवाब है, ये हो गया 20 लाख तक। 20 लाख से ऊपर अगर है तो एक आर्म गार्ड की जरूरत है। 50 लाख तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक 2 आर्म गार्ड, 1 करोड़ से ऊपर है तो एज पर द सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी एट रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस, वो पर्टिकुलर रेमिटेंस एरिया में उसकी रिस्क को देखते हैं और फिर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तो जैसा कमेटी एडवाइज करेगी वैसा। चलिए अगला सवाल जरा पढ़िए, जरा जयप्रकाश जी पढ़िए जरा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जी की जी जय। सर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जय करनी पड़ेगी, ओ, क्योंकि हम बताओ क्यों करनी पड़ेगी जय? जी क्योंकि सर। इनका नाम ही जय है, और इनके नाम के आगे प्रकाश है, क्योंकि सफलता का प्रकाश दिखा है, क्योंकि 2 साल से तो वैकेंसी ही नहीं आ रहा था, आ है ना, रही थी, गिनती से आ रही थी। है ना। तो गिनती से आ रही थी, तो इसीलिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की जय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ आज मॉनिटर हैं जयप्रकाश, जिन्होंने एक जय के लिए रोशनी दिखाई है कि हम जाएंगे। पढ़िए जरा सवाल। Positive pay system is applicable for above which amount of checks? 50 lakhs. Sorry, 50,000. ओके, पॉजिटिव पे सिस्टम, और कोई साथी कुछ बताना चाहेगा? पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है? संदीप जी बताइए जरा, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का क्या आया था ये? ये नहीं आया था हमारे स्केल में सर। आप कौन से स्केल में थे? स्केल 1 से 2 में सर। अच्छा, तो ये साथी लोग, आप ही लोग तो भेजे हो सवाल, है ना। मैथ पॉजिटिव क्लर्क। पे, ये पॉजिटिव पे ये तो स्केल 1 से 2 वाला ही भेजा है किसी ने, आप ही के साथी ने, है ना। और अब क्लरिकल टू ऑफिसर के भी आए हैं, हम लोग कल चर्चा कर लेंगे वो। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में आरबीआई कहता है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा अगर चेक 50,000 से ऊपर है, तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चालू होगा। और ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में एक मैंडेटरी ऑप्शन है 5 लाख का, लेकिन 5 नॉर्मली लाख। देखा जाए तो वो 50,000 होगा। सोनम जी बोल रहे हैं ये क्लर्क टू ऑफिसर में नहीं था, बोल रहे हैं। लेकिन आज का ये सवाल जो है ये क्लर्क टू ऑफिसर का तो नहीं कह रहे हैं, ये सवाल स्केल 1 से 2 का चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा क्लर्क टू ऑफिसर के सवाल कम आए हैं, 12-15 आए हैं, थोड़ा भेज दीजिए तो आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ही याद आएगा। ओके, पॉजिटिव पे में सुरेंद्र भारती जी पूछ रहे हैं पॉजिटिव पे सिस्टम जो है इसमें पूछा गया था क्यों लागू किया गया। तो ये फ्रॉड चेक में जो हो रहे हैं फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसमें 50,000 रुपये तक के जो 50,000 से अधिक के जो चेक होंगे उनमें पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जाएगा। और पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होता है कि ग्राहक जो है चेक काटने से पहले बैंक को सूचित करेगा कि मैंने फला आदमी को फला डेट का फला नंबर का चेक फला अमाउंट की राशि काटा है, और उसका फोटो कॉपी भी फोटो खींच के भी सबमिट करेगा। माध्यम हो सकता है एसएमएस बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या शाखा में जाकर कर सकते हैं।
तो कई बैंकें जो नेशनलाइज बैंक हैं वो 50,000 अभी मैंडेटरी कर दी हैं सभी। अदरवाइज आरबीआई कहता है कि 50,000 से ऊपर लागू करना है और 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी है, 50,000 से 5 लाख तक ऑप्शनल है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर है 50,000। कितने से ज्यादा? यस, 50,000 से ज्यादा है तो पॉजिटिव मैकेनिज्म होगा। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल अल्टरेशन इन चेक पेमेंट। मटेरियल अल्टरेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल तो आता ही आता है कि मटेरियल अल्टरेशन कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। पहले अगर नेम में चेंज कर दिया गया पेई का, तो ये मटेरियल अल्टरेशन होगा कि नहीं होगा? संदीप जी बताइए। अगर पेई के नेम में चेंज कर दिया तो मटेरियल अल्टरेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं सर। नहीं बोलेंगे? कैसे? ऊपर लिखा है मैंने संदीप सिंह और उसको काट के सुरेश सिंह कर दिया, तो मटेरियल अल्टरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। जी। डेट चेंज कर दिए तो मटेरियल अल्टरेशन होगा। होगा। अमाउंट चेंज कर दिए तो मटेरियल अल्टरेशन वो होगा, भी होगा सर। है ना। और बियरर टू ऑर्डर, बियरर टू ऑर्डर मतलब एक खाली चेक है, बियरर धारक का है, उसमें ऑर्डर कर दिए, उसमें ऑर्डर लिख दिए, तो वो मटेरियल अल्टरेशन होगा कि नहीं होगा? संदीप जी? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई भी कर सकता है। आखिरी जी। वाला ऑर्डर टू बियरर, अगर कोई ऑर्डर्ड चेक है, ऑर्डर्ड चेक है, मान लीजिए अकाउंट पे ही चेक है और हमारे संदीप जी उसको नगद भुगतान कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया मटेरियल अल्टरेशन। सॉरी, ये यहाँ पर ये बियरर टू ऑर्डर है तो मटेरियल अल्टरेशन नहीं होगा, ऑर्डर टू बियरर है तो मटेरियल अल्टरेशन होगा। सर हम्म, अगर ऑर्डर भी है और बियरर भी है, एक ही चेक पे दोनों चीज किया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे इसको? ऑर्डर्ड मानेंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, ओके सर। सुपरसीड कर लेता है, बियरर को सुपरसीड कर लेता है, ये सवाल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि बियरर टू ऑर्डर है तो वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। मटेरियल अल्टरेशन अगर है तो वो सीटीएस में वो रिजेक्ट हो जाता है, सीटीएस में नहीं लेना है। अदरवाइज पेमेंट नॉर्मली अकाउंटर पे आता है, तो मटेरियल अल्टरेशन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? फिर ड्रॉयर का साइन लेके ले सकते हैं। लेकिन अगर सीटीएस क्लियरिंग वगैरह में जा रहा है तो मटेरियल अल्टरेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। क्रॉसिंग आफ्टर ओपन चेक बाय द होल्डर, क्या लिख रहे हैं सुरेंद्र भारती जी? ये ऑप्शन आया था, क्रॉसिंग आफ्टर ओपन चेक बाई होल्डर, ऐसा आया था। वाह, देखो सुरेंद्र भारती जी बता दिए। उसमें ये आया था कि कोई ओपन चेक है, उसके ऊपर अगर कोई क्रॉसिंग कर दिए तो ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं होगा। सही बात है ना। चलिए, तो क्योंकि जब रिकॉल क्वेश्चन हमारे साथी भेजते हैं ना तो ऑप्शन नहीं भेजते, ये ऑप्शन मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमारे चूंकि सुरेंद्र भारती हैं तो फिर तो सही साथी होंगे, है ना। तो चलिए भाई, तालियों से आरती उतार दीजिए हमारे जिनका नाम है सुरेंद्र भारती। यही था ऑप्शन। ओके, चलिए। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज। ऐसा दर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में रखते हुए, तो इस रेट को क्या कहते हैं? सुरेंद्र भारती जी ने पहला जवाब दे दिया है। सुरेंद्र भारती तो एकदम, कैसा गया एग्जामिनेशन भारती जी आपका, है ना? मजा आ गया कि नहीं एग्जाम देते वक्त? बहुत बहुत मजा आया सर। हैं, आप तो कह रहे थे कि सर थोड़ा और हो जाए, सवाल और हो जाए, है ना, क्योंकि रोज तो सर सवाल का सामना कर रहे थे। तो आपकी बढ़िया कृपा हुआ, है सर, आपका। जी। तो अच्छा आपकी। लगा आपको तैयारी करते अच्छा लगा। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। कम समय में हमने आपके विद्या से हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ सर, मजा आ गया एकदम। बहुत बढ़िया। तो अभी ये अध्ययन को छोड़ना नहीं है भारती जी, है ना, पढ़ते रहना है अभी तो। नहीं छोड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मान के चलिए कि चलो हंसी मजाक करने के लिए आ जाता है, पढ़ते रहते हैं डेली, है ना। क्योंकि आप नहीं भी थके रहते हो, देखो आप भी थके रहते हो, और हम भी थके रहते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे मैं, मेरे को कोई अभी तकलीफ नहीं हो रही है आप लोगों को पढ़ाने में, नॉर्मल ही बात करते हुए पढ़ाए रहें। इतना ही समय चाहिए, सर। 1-1.5 घंटा, है ना। और जी अगर सर। समय मिले तो बाद में स्पीड से देख लीजिएगा। लाइव में आप तो आराम से देख पाते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना तो आपको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ देखता रिकॉर्डिंग हूँ में, सर, स्पीड बढ़ा। जी हाँ सर, समय कम रिकॉर्डिंग होता है, में स्पीड बढ़ा। थोड़ा सा स्पीड उसका
बढ़ा दीजिएगा जी तो अच्छा जी लगेगा। सर, जी और सर। नॉर्मली जब लाइव रहते हैं ना, तो लाइव में तो आप सहन शक्ति रहती है, पता सही लगता जी सर, जी है, थोड़ा सर, अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा जी लगता है, सर, आपको पता है। तो ऐसा रेट जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देती है, जिसमें सिक्योरिटी रखती है, कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट, करंट रेपो रेट कितना चल रहा है, कोई साथी जरा चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, 6.50, मतलब 6.5 रेट बढ़ाया है, थोड़ा सा ज़्यादा किया है। तो उधार दर में जब भी रेपो रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कम पैसा भेजना चाहती है आरबीआई, मार्केट में ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है। और अगर रेपो रेट कम कर दिया, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग पैसा ले लेंगे, है ना। सभी 6.50 है। और ये नीति निर्धारण कौन करता है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई। और ये बाई मंथली मीटिंग होती है, साल भर में 6 बार मीटिंग होती है। चलिए, अब अभी पिछला मीटिंग अगस्त में हुआ था, अभी अक्टूबर में होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैंडेटरी लीव इन बैंकिंग फॉर वर्किंग एम्प्लॉय इन सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स। अच्छा संदीप जी, ये बताइए जरा, ये क्या आया था, मैंडेटरी लीव आया था कि क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव आया था, क्या आया था। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आया था। और ये कैसे टाइप का लीव होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सर वही अपना पीएल को ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला गया क्योंकि उस हिसाब से ऑप्शन ही नहीं था, तो अपन तो उसे कंसिडर कर रहे हैं। यस सर। तो क्या क्या ऑप्शन था। सर जो मैंने लगा वो 90 डेज और 240 डेज का, एक फाइनेंशियल ईयर में अपन कितना मैक्सिमम लीव ले सकते हैं। तो 240 डेज का होगा, है ना। जी मतलब उसको उसके बाद के जो है लैप्स हो जाते हैं, तो जी। जी 240 डेज का होगा। क्योंकि मेरे को थोड़ा एग्जैक्टली जब आपके साथी साझा करते हैं ना सवाल, क्योंकि इस बार देखा है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के बहुत कम साथियों ने सवाल साझा किया, 2 या 3 साथियों ने सवाल साझा किया, जबकि काफ़ी अच्छे लोग साथी हमारे जुड़े थे। तो जो बचे हुए सवाल हैं वो कल तक जरा साझा कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हालांकि मैंडेटरी लीव मेरे को समझ में आया तो मैंने मैंडेटरी लीव लिख दिया, लेकिन हमारे साथी संदीप जी कह रहे हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, या जिसको पीएल कहते हैं, प्रिविलेज लीव, कितना रख सकते हैं, तो वो 240 डेज होगा। लेकिन नॉर्मली मैंडेटरी लीव का एक सवाल पूछता है तो मैंने सोचा कि यही होगा। लेकिन हम तो रखते हैं ना, हमारे साथी भी रखते हैं जो सीधे मतलब संवाददाता होते हैं ना, जैसे आज तक का संवाददाता फील्ड से सीधे, है ना। तो ये फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं तो ये सही बताएंगे। तो मैंडेटरी लीव 10 दिन होगा। जो सेंसिटिव सेक्टर्स में, जैसे जिनमें मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, क्रेडिट में, रिकवरी में, ओटीएस में, या पेमेंट सेटलमेंट्स में, इनको सेंसिटिव सेक्टर माना जाता है। और कैश में इनको अचानक मैंडेटरी लीव क्या होता है, संदीप जी बताइए। सर अब हमारे बैंक में तो जैसे कि स्केल 4 और जितने भी हेड ऑफिस के डिपार्टमेंटल एचओडी रहते हैं उनको पर्टिकुलर, या फिर रीजनल मैनेजर होते हैं उनको पर्टिकुलर 1 वीक या 10 दिन, 10 दिन का रहता है टाइम कि आप छुट्टी में ही जाने कंपलसरी है 1 साल में। कैसे 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 पता चलता है, मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जाओगे बैंक, आपको बताया भी नहीं जाएगा। ठीक है संदीप जी, आप जाओगे बैंक, आपका सीबीएस चलेगा नहीं उस दिन, है ना। जब सीबीएस चलेगा नहीं तो आप लिखोगे उधर, चिट्ठी लिखोगे, मेल करोगे, तो वहां से बोलेंगे भैया सीबीएस नहीं चल रहा, जाओ घर बैठो, आपका मैंडेटरी लीव पे भेज दिया गया, है ना। ये तो अच्छा है। ये ऐसे ही होता है, आपका कोड ही इनएक्टिव कर दिया जाता है। ठीक। तो ये मैंडेटरी लीव है, बताते नहीं है, बताएंगे तो फिर तो सब ठिकाने लगा के जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारे साथी ने क्लियर कर दिया। और तन्मय शाह जी बोल रहे हैं, हाँ रेपो रेट शॉर्ट टर्म्स लोन है ना, शॉर्ट टर्म्स लोन है। जैसे एमएसएफ रेट 1 डेज के लिए है, रेपो रेट 14 डेज तक के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट्स होते हैं। तो ये अलग अलग रेपो रेट्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ए कस्टमर wants to open a joint account. A customer wants to open a joint account with his relative with mandate of till he will live, he will operate the account, and after the death of him, the account will be taken, amount will be taken, yeah, account will be operated by his relative. This type of mandate is called as which mandate?
आइदर सर्वाइवर लिखते हैं जयप्रकाश जी, हैं जयप्रकाश जी? ओके, तो यहाँ पर एक क्या सॉरी सर, फॉर्मर सर्वाइवर। जितना गलती किया उतना फिर हम आएंगे, फिर उतना नाश्ता करना पड़ेगा आपको, है ना? आइए, आ रहे पटना, फिर कराएंगे। आएंगे आएंगे पटना आएंगे। अभी आप लोग बिल्कुल। का रजिस्ट्रेशन कराइए थोड़ा, अभी कुछ ही लोग जुड़े हैं, थोड़ा जुड़ेंगे ज़्यादा तो फिर हम लोग डेट डिसाइड करेंगे। और 5 दिवसीय फुल डे पढ़ाते हैं, और उसमें इंटरनल सर्कुलर सारे पढ़ा देंगे, और ट्रेंडिंग इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे उसी 5 दिन में। और फुल क्लास होगी, नॉन स्टॉप क्लास होगी, आप थकोगे भी नहीं, और आप इतना पढ़ लोगे आपको ताज्जुब होगा। जो साथी पहले जो पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं उनसे एक आध फीडबैक ले लीजिएगा। तो जी आप जी लोग का सर। पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पढ़ाना एक कला है, और जो भी व्यक्ति सामने है वो मिट्टी है, उससे आकार बनाना भी एक कला है, और एक कुम्हार ही जानता है। तो आप सभी मेरे लिए कच्ची मिट्टी हैं, और मुझे हुनर आता है कि मेरे को कौन सा शेप बनाना है। बस इसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, विनम्रता और समर्पण। अगर आप समर्पित हो गए तो आपका आकार बन जाएगा, आप अकड़ जाओगे तो आकार नहीं बनेगा। समझ में आया तो बोलिए हो। अहू। ये हुई ना बात। तो यहाँ पर एक बात कही गई है, एक ग्राहक आपके बैंक में आता है और रिक्वेस्ट करता है कि साहब मैं जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ मेरे रिश्तेदार के साथ, लेकिन इस शर्त है ये कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरा रिलेटिव ऑपरेट कर सकता है। इस टाइप के मैंडेट को हम कहते हैं। सुरेंद्र भारती जी, जो भी सवाल आप लिख रहे हैं ना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो जो बचे हुए सवाल आने वाले दिनों में वो डिस्कस कर देंगे। और चैट बॉक्स में रखें, ठीक है? उसको कॉपी करके मुझे व्हाट्सअप में कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब यहाँ पर एक बात कही गई यहाँ पर कि जब तक वो जिंदा है वही ऑपरेट करेगा, उसके मरने के बाद जो बचा हुआ है रिश्तेदार है वो ऑपरेट करेगा। इसको फॉर्मर एंड सर्वाइवर कहते हैं। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। पटना के बजाय मुजफ्फरपुर आए हैं, ये पटना मुजफ्फरपुर ज्यादा दूर कौन सा ज्यादा जहाँ नहीं पर होंगे? नहीं सर, ये पूरे हब है, यूबीजीबी का जो है ना, यहाँ एचओ है, प्लस हाँ, ये हब है, चारों तरफ से हम लोग आ सकते इजी में। मुजफ्फरपुर। पटना उतना, जी पटना सर उतना इजी नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर बहुत इजी है, सारे तरफ से आ सकते हैं। सेंटर हो जाएगा सर। पटना से कितना दूर है? पटना से 90 किलोमीटर है। ब- बाय बस 45 आराम किलोमीटर। से आ सकते हैं। 45 से 50 किलोमीटर दूर है सर, गंगा इस पार है। बैंक का जो प्रेजेंस है ना सर, हम्म, गंगा इस पार ही है। तो आपको यूबीजीबी के सारे कैंडिडेट इधर के ही मिलेंगे, गंगा इस पार के ही मिलेंगे। ओके। तो इजी में ऐसा करेंगे, कैंडिडेट मिल उसको जाएगी सर जरा वहाँ। अभी अभी सर्वे कर लेंगे। और हाँ हाँ। जैसे लोकसभा विधानसभा ये चुनाव उनाव सब होता है ना बहुमत में, तो बहुमत के जी। आधार पर जैसे 50% से ज्यादा जिधर बहुमत कर देंगे उधर रख लेंगे, है ना? उधर कर बेहतर लेंगे, रहेगा सर। बेहतर होगा। चलिए, तो बेहतर से बेहतर की तलाश करेंगे। अगर नदी मिल जाए तो अच्छे गंगा की तलाश करेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करेंगे। अगर नदी मिल जाए तो फिर समंदर की तलाश करेंगे। और एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए पटना या मुजफ्फरपुर की पढ़ाई से ऐसे शीशे की तलाश करेंगे, है ना? एग्जाम क्रैक हो वाह जाए वाह वाह वाह। की तलाश करेंगे। तो गंगा के इस पार या इस पार पार तो जरूर करेंगे। चलिए, तो फॉर्मर एंड सर्वाइवर, ठीक है? ओके। तो एक अगला सवाल है, ये थोड़ा नया टाइप का सवाल आया। AS24 डेप्रिसिएशन मेथड इज यूज्ड फॉर। तो जब डेप्रिसिएशन मेथड्स के बारे में है ज़्यादातर सीधे सीधे पूछता है, लेकिन ये थोड़ा नया टाइप का सवाल पूछा है, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए आप लोग। हो सकता है आपके प्रमोशन एग्जाम में आएगा। जो डेप्रिसिएशन रेट्स हैं ये अंडर इनकम टैक्स एक्ट के तहत डिसाइड किए जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और डेप्रिसिएशन रेट जो होते हैं, डेप्रिसिएशन असल में होता क्या है? ये डेप्रिसिएशन इसका उपयोग किए जाते हैं राइट ऑफ करने के लिए। जो एसेट्स आपने यूज़ किया है उसका राइट ऑफ करने के लिए, उसका कास्ट जो है कम करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन के तहत इनमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे लीनियर मेथड्स होते हैं, राइट डाउन्स वैल्यू मेथड्स होते हैं,
तो इनके डेप्रिसिएशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो AS24 डेप्रिसिएशन मेथड है ये यूज किया जाता है फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में। सुरेंद्र भारती जी या संदीप जी, जरा आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए, ये थोड़ा सवाल पूरी तरह से और क्या आया था डेप्रिसिएशन वाला। हाँ जी, सर इसी टाइप का था अच्छा। तो ज़्यादातर जो डेप्रिसिएशन में दो तरह का पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो IT प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के लिए ये पूछा गया था, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन। एक सेशन अलग से बना दूंगा डेप्रिसिएशन का, उसमें हम लोग डिटेल चर्चा कर लेंगे। ज़्यादातर जैसे इसी साल में एक और मेथड पूछा गया था, रिटर्न WD वैल्यू रिटर्न डाउन मेथड से, है ना। तो जब हम सेशंस में आपको पढ़ा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा जो मेथड है किसके लिए इस्तेमाल होता है। सर। चलिए, हाँ सर चलिए, इसमें पूछा था ये डेप्रिसिएशन वाले पॉलिसी में, हाँ हाँ, एज पर डेप्रिसिएशन पॉलिसी हम्म ऑप्शन था उसमें सर। तो रिवोल्यूशन मॉडल एज कंटेंट अंडर AS24, हम्म ये सही है क्या? हाँ सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, एसेट्स के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन अंडर, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से यूज किया जाता है ना। जैसे तो टेंजिबल ये एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, मशीनरीज हैं, प्लांट है, फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें किए जाते हैं। और इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग होते हैं। जैसे होटल्स वगैरह हैं वहाँ 10% का होगा, है ना। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है तो 40% का होगा। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% का डेप्रिसिएशन होगा। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है और तो वो 5% का होगा। अगर कोई बोर्डिंग हाउस है, होटल्स है, तो उसका ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, मान लीजिए सुरेंद्र भारती जी का घर है, तो इसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलेंगे ना सुरेंद्र जी। जी सर। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब इसमें आप ही रहते हो, तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखोगे तो इसका डेप्रिसिएशन कम होगा, 5%। अगर बोर्डिंग हाउसेस है जहाँ पर किसी को किराए दे रहे हो, कोई आ रहा है रह रहा है, या होटल्स है, तो उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, 10%, क्योंकि आएंगे कंज्यूम ज़्यादा होगा, है ना। लोग ज़्यादा रख रखा होगा, उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा। अगर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है तो 40%, फर्नीचर अलग अगर है तो 10%, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, तो ये सारे हैं। डिटेल क्लास में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सर इसमें डेप्रिसिएशन पॉलिसी में ये ऑप्शन आंसर में था AS24 मॉडल के अंदर में हाँ रिवॉल्यूशन मॉडल, तो ये सही होगा ना? सही होगा, सही होगा, Revolution। सही होगा, है ना, सही होगा। कुछ पॉलिसी आपका हम लोग नहीं पढ़ पाए कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, हाँ और सर, ये कुछ सब मैंने पॉलिसी थोड़ा देखा। आपका जैसे HR पॉलिसी है वो तितर बितर था, अच्छी तरीके से नहीं था। तो एक जी HR जी। पॉलिसी रह गया था आपका, और एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी रह गया था। और ये जी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर आता है ये। देखो सर, वो पर्सनल लोन वाला भी रह गया था। तो उसमें वो मंडला से रिलेटेड हमारे RRB में पूछा था कि कितने परसेंट उसको देंगे और मैक्सिमम राशि क्या होगा। नहीं नहीं, वो तो बताया था मैंने, पर्सनल लोन का आखिरी दिन में बताया था, अगर आप ये सेशन तो देख। बताया था ये 20% के उसमें रहता है। हाँ। संदीप जी हाँ, बीस थे ना, परसेंट रहता है मंडला में। भारती जी, स्वयं भारती जी भी 20। थे उस दिन, दो दो मोबाइल में जुड़े थे वो, है ना, उस दिन बताया था हाँ, मैंने। सर दो दो मोबाइल नहीं, एक्चुअली मैं लैपटॉप से जुड़ा था और मोबाइल में क्या था वो आवाज नहीं आ रहा था अच्छा से। ओके ओके, तो लैपटॉप पे ठीक तो है। बड़ा दिखता है सर, कुछ नहीं सर। ठीक है सर। तो वो तो मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार चाहिए भैया, मोदी, है ना। डबल इंजन की जी सरकार सर। है, डबल डबल करेंगे तो उसमें आपका कनेक्टिविटी सही रहता है। चलिए, व्हाट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर on unauthorized transaction in case of basic saving bank deposit account if the unauthorized transaction is reported in 3 days to 7 days। जरा बताइए तन्मय शाह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। हाँ तन्मय जी, ये अनअथराइज ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये सवाल समझ में आया आपको? सर 4 से 7 दिन के लिए 5,000 रुपये फाइन है सर। फाइन? ये मतलब लाइबिलिटी है बड़ो ये कस्टमर का। हाँ हाँ, लाइबिलिटी है। तो जब भी अनअथराइज ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर पॉलिसी अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी RBI ने डिसाइड किया है, और ये सभी बैंकों के लिए समान होता है।
तो उसके अगर मान लीजिए 3 दिनों के अंदर कोई ग्राहक जो है बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देता है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन उसके खाते में हो गया है, तो कस्टमर की जीरो लायबिलिटी। अगर 3 दिन से ज़्यादा और 7 दिनों के अंदर तक वो इन्फॉर्मेशन देता है तो कस्टमर की लिमिटेड लायबिलिटी है। और अगर वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से जुड़ा है तो जैसा कि तन्मय शाह जी ने कहा, वो 5000 की कस्टमर की पेनल्टी है। मतलब 3 से 7 दिन में अगर वो इन्फॉर्म किया बैंक को कि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ, और फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आपने फ्रॉड रजिस्टर्ड किया और अपने FRMC जो डिपार्टमेंट है, HO में, RO में, वहाँ भेजा उसको रिडेशल के लिए या उसके डिक्लेरेशन के लिए, फ्रॉड डिक्लेरेशन के लिए, तो उसमें अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट होगा तो उसका कस्टमर की लायबिलिटी 5000 होगी। सपोज 15,000 का अगर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ तो कस्टमर 5,000, बैंक जो है 10,000 देगी। ठीक है। अगर यही जो है दूसरे अकाउंट में हो तो कस्टमर की लायबिलिटी 10,000 है। यही अगर कोई एक्सपोजर है, लिमिट है, करंट अकाउंट है जिनमें 25 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स हैं या 25 लाख से ऊपर के एक्सपोजर हैं, तो वहां पर अमाउंट होगा 25,000। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट का है तो 5000 इसका। ये एक सवाल ये इसमें से जरूर पूछता है प्रमोशन एग्जाम में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िए जरा, है ना। संदीप जी पढ़िए जरा, क्या सवाल है। Who decided the interest rate on SB deposits? ओके, तो उसमें RRB भी दे रखा था कि RRB अच्छा, क्या क्या ऑप्शन था। नहीं, मतलब सेम चीज पूछा था कि RRB में कौन इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है बचत खाते में। और ऑप्शन क्या क्या थे। RBI, नाबार्ड, और ये अपना स्पॉन्सरशिप बैंक, और कुछ कुछ ऐसे और दे रखा था, एक दो। आंसर क्या था। इसका तो अपना RBI सर। है, RBI डिसाइड करता है। अरे और कोई बताएगा कौन डिसाइड करता है। जयप्रकाश जी? बैंक बोर्ड और एसेट लिएबिलिटीज मैनेजमेंट कमेटी। ये तो मैंने से नहीं बना फिर। जो भी डिपॉजिट्स के रेट्स होते हैं वो इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करती है। और इंडिविजुअल बैंक में एक बोर्ड होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, वो डिसाइड करता है। लेकिन ऑप्शन में जो है ना, इंडिविजुअल बैंक होगा। ठीक है, इंडिविजुअल बैंक होगा, वो बैंक डिसाइड करती है ये सेविंग के रेट्स में। तो ये 20 सवाल आज डिस्कस कर पाए आज के इस सेशन में। वैसे मैं 40 सवाल डिस्कस करने वाला था, लेकिन आज सेशन थोड़ा 1 घंटा लेट शुरू हुआ क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी और कनेक्टिविटी का इशू था। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो कनेक्ट हो पाए और साथियों के साथ आज इंटरेक्शन हो पाया। कल से सेशन थोड़ा और भी होंगे, और भी सेशन होंगे। आज शुरुआत किए थे, अगर कोई साथी सवाल करना चाहता है तो हम बात कर लेते हैं। अदरवाइज आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। डेली आपको थोड़ा जगने की आदत करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन तक, क्योंकि यूं देर रात तक खुद को जगने की और दूसरों को जगाने की आदत हो जाए, मज़ा आ जाए आपको, अगर सफलता से मोहब्बत हो जाए तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा कि अगर आप मेहनत करेंगे, आपके अंदर चाहत है, लगन है, तो फिर आप समझ लो आप भी सफलता में मगन है। तो सफलता एक दिन नहीं मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन लगातार मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो मैदान में टिके रहना है, फिर जब मौका मिले तो चौका छक्का मार देना है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम 20 सवाल चर्चा कर पाए। कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस सवालों को। रिकॉल क्वेश्चन एक्चुअल में आपके लिए एकदम से जो बोलते हैं गणपति बप्पा जी का जो लड्डू प्रसाद है ना, वैसे लड्डू प्रसाद जैसे है। तो इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा आपके प्रमोशन एग्जाम में हूबहू लाइन टू लाइन सवाल आ जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि पूरा टॉपिक्स में से वो पर्टिकुलर चीज जो आती है हूबहू लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द जो है सवाल आ जाता है। तो इसलिए हम लोग लगभग 2000 रिकॉल क्वेश्चन है आपके ऐप में। आप पढ़ते रहिएगा भी डेली, और मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। आपको जागृत करता रहूँगा, आपके अंदर जो पॉजिटिव सेल्स हैं वो पैदा होंगे, सफलता के प्रति इच्छा जागृत होगी, प्लस एक आत्मविश्वास डेवलप होगा, एक प्रेरणा मिलेगी, एक रोशनी मिलेगी, तभी जाके उस प्रकाश से आपकी जय होगी। तो जय हो जयप्रकाश जी की। ठीक है। तो आज के मॉनिटर जयप्रकाश जी, सभी का धन्यवाद करेंगे और सभी को शुभ रात्रि करेंगे। और
सर मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 to 100 एक सीरीज देते तो अच्छा रहता। जरूर जरूर तन्मय जी, आप चिंता न करें, जरूर देंगे, है ना। बोंगया ग्रामीण विकास बैंक के लिए 15 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है। अभी नेक्स्ट टारगेट आप ही हैं, बोंगया ग्रामीण बैंक। तो आपके लिए कुछ सर्कुलर वगैरह भी आप भेज दो, कुछ साथी भेजे हैं लेकिन अभी कुछ और बचा है, तो जो जो मोटा मोटा सर्कुलर आप भेज दो तो करेंगे। और जो है चीज़ें आपके लिए आप क्लियर कर देंगे। तो जयप्रकाश जी अभी सबका धन्यवाद करेंगे, सेशन यहीं समाप्त करेंगे। जयप्रकाश जी, हाँ कहाँ चले गए? जी सर। सबका धन्यवाद करिए। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद, साथ ही जो भी मेरे प्रमोशन के लिए तैयारी के लिए देर रात तक जगे रह रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। ओके, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। रोज रात को मिलते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।